बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। रिस्पायरेशन के हवाले से हमने बात की थी कि रिस्पायरेशन दो किस्म है, एक एरोबिक है, एक इनएरोबिक है, लेकिन दोनों में जो कॉमन पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस। याद रखिए, जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, अपने लिए फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो प्रिपेयर करती है या जनरेट करती है एक स्पेशलाइज पाथवे के थ्रू पे, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो चलते हम ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसके वेरियस फेजेस क्या है और किस तरह ग्लाइकोलिसिस के दौरान हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस के अगर हम नाम देखेंगे ना, सो ग्लाइकोमीन रिप्रेजेंट ग्लूकोज, ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है। चैप्टर नंबर 2 में हमने तफसील से बात की। लाइसिस मीन स्प्लिट अप, स्प्लिट अप मीन ब्रेकअप, तोड़ फोड़। एक ऐसा पाथवे जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे अप टू टू पायरुवेट्स, and along with how much energy plus 2 ATP एनर्जी। रेस्पायरेटरी पाथवे में से जो मोस्ट यूनिवर्सल पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, जिस दौरान हम ग्लूकोज को ब्रेकअप करते हैं अप टू 2 पायरुवेट्स। ये एक पायरुवेट्स है, ये दूसरा पायरुवेट, 2 पायरुवेट्स अलॉन्ग विथ 2 नेट एटीपी एनर्जी। सो इस पाथवे को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिसिस। जी, एनर्जी जनरेटिंग पाथवे है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार करते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस, ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि सेल में कौन से पार्ट में ये रन होती है। सो ग्लाइकोलिसिस अकर एट द साइटोसोल पार्ट ऑफ ए साइटोप्लाज्म। हाउ मेनी फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इनटू, ये लिन की प्रोसेस है, तकरीबन 10 स्टेप रिएक्शन पाथवे है। सो ये कंप्लीट होते हैं इनटू स्टेप, इनटू कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 एक है प्रिपरेटिव फेज। प्रिपरेटिव फेज नाम से जाहिर है, ग्लूकोज को हम तैयार करेंगे, ग्लूकोज के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। प्रिपरेटिव फेज या आल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज। वी इन्वेस्ट व्हाट? इन्वेस्ट ATP, some ATP। ATP मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेल जिस मॉलिक्यूल से एनर्जी लेते हैं वो है ATP से। दूसरा फेज जो है इन्वेस्टमेंट के बाद हमने जितनी भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो लाजमी बात है आखिरी मरहले में हमें इसका पल मिलेगा। सो सेकंड जो फाइनल फेज है ग्लाइकोलिसिस का, वो है ऑक्सीडेटिव फेज या आल्सो कॉल्ड एज पे ऑफ फेज। जो पैसे हमने उधार ली थी इसको हम वापस करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज के दौरान हमारे पास कुछ ATP नहीं था, वो ATP हमने उधार ली है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फेज में हम मेनी ATP जनरेट करेंगे, उधार भी वापस करेंगे और हमारे पास मुनाफा भी होगा। सो 2 फेजेस है ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इनटू 2 मेजर फेजेस, प्रिपरेटिव फेज या इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरे है ऑक्सीडेटिव फेज। तो चलते हैं प्रिपरेटिव फेज में कौन कौन से स्टेप होते हैं और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या क्या हो रही है। ग्लाइकोलिसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन पाथवे है। इट कंप्लीट इनटू 2 मेजर फेजेस। प्रिपरेटिव फेज जिसमें हम ग्लूकोज को तैयार करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज जिसमें हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे टू जनरेट मेनी ATP। सो प्रिपरेटिव फेज में सबसे पहले हम ग्लूकोज पे हम ATP इन्वेस्ट करेंगे। सो एडिशन ऑफ ATP ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज phosphorylation. So the initial step of preparative phase is phosphorylation.
और हमेशा एटीपी ये एनर्जी यूजेबल फॉर्म है। इसके पास 3 फॉस्फेट है। ये एटीपी इस 3 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्लूकोज को देगा, जिसके नतीजे में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगेन फास्फोरिलेशन के दौरान एटीपी एक फॉस्फेट ग्लूकोज को देगा। ग्लूकोज हेक्सो शुगर है, 6 कार्बन शुगर है, और इस 6 कार्बन शुगर में से कार्बन 1 2 3 4 5 6 ये फॉस्फेट 6 नंबर कार्बन पे अटैच होगा, तो इसलिए इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो एटीपी है ये कन्वर्ट होगा एडीपी में, क्योंकि एक फॉस्फेट देंगे तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाद में हम रिचार्ज करेंगे। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ फास्फोरिलेशन। और इस रिएक्शन को भी इस रिएक्शन को स्पीड देने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेकंड स्टेप में आप प्रेपरेटिव फेज ये हम कन्वर्ट करेंगे आइसोमर्स में। तो सेकंड स्टेप पे आइसोमेराइजेशन है। आइसोमराइजेशन मीन टू कन्वर्ट वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। सो ग्लूकोज को हम शिफ्ट करेंगे। ग्लूकोज के अंदर हम एटम्स को रीअरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी हेक्सो शुगर है, फ्रक्टोज भी हेक्सो शुगर है, और वही फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 पे ग्लूकोज वाले फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे भी अटैच है। तो हमने सेकंड स्टेप में ग्लूकोज को आइसोमर में कन्वर्ट करे। क्यों आइसोमर में कन्वर्ट करें? टू स्प्लिट दिस फ्रक्टोज इक्वली इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। क्योंकि ग्लूकोज फर्दर एटीपी या ग्लूकोज फर्दर फॉस्फेट नहीं पिकअप कर सकती, तो इसलिए ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज में टू पिक फर्दर फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी। सो फ्रक्टोज को हम थर्ड स्टेप में फिर अगेन फास्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? फास्फोराइलेशन मीन एडिशन ऑफ एटीपी टू द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फास्फोराइलेट करेंगे एटीपी के साथ, जिसके नतीजे में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या मतलब? ऑलरेडी फ्रक्टोज के कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच था। अब हमने थर्ड नंबर स्टेप में इसको फर्दर फास्फोराइलाइज किया, तो थर्ड नंबर स्टेप में एटीपी से एक फॉस्फेट और आ गया, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। ये बाद में हम रिचार्ज करेंगे। सो रिजल्ट इन फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल से मुराद है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और बॉन्ड कमज़ोर है। सून इट विल बी स्प्लिट अप इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन वाले। ये हाईली अनस्टेबल है, सो जल्द ही ये टूट जाएगा, जल्द ही ये ब्रेकअप होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन वाली 1 2 3। तो ये एक ट्राइओस और ये है दूसरा ट्राइओस। अगेन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इट ब्रेक, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, इट ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन्स 1 2 3 1 2 3।
ये 2 ट्रायोजेस में डिवाइड होगा, क्योंकि फ्रक्टोज के पास कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 फास्फेट है, एक तरफ CB फास्फेट अटैच है, दूसरी तरफ CB फास्फेट अटैच है, तो ये है 3 कार्बन एक ट्रायोज और ये है 3 कार्बन दूसरा ट्रायोज। इसमें से एक ट्रायोज कीटोज है और एक ट्रायोज अल्डोज है। जो कीटोज है इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, में शॉर्टकट लिखूंगा डेप मॉलिक्यूल। जो ट्रायोज है इसको हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड और कार्बन नंबर थर्ड पे फास्फेट है, 3 फास्फेट है, या हम शॉर्टकट लिखेंगे RG3P, या इसको हम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कह सकते हैं। सो एट द इन स्टेज ऑफ प्रिपरेटिव फेज फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन वाले 2 ट्रायोजेस में वो कन्वर्ट हो गया और ये दोनों ट्रायोज एक दूसरे की आइसोमर है। सून जल्द ही ये डेप मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड में, तो फिर ग्लिसरल्डिहाइड 1 से 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 डेप मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट वेरी सून इनटू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट पे। सो हमारे पास एट द इन स्टेज ऑफ प्रिपरेटिव फेज कितनी G3P मिल गए, 2 G3P, एक डेप से और एक पहले से इसका अपना था जी, या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। आफ्टर प्रिपरेटिव फेज द फाइनल फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द ऑक्सीडेटिव फेज। जैसे कि हमने प्रिपरेटिव फेज में फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट को हमने ब्रेक किया विद एल्फा-बर्डोलेज एंजाइम के ज़रिए, तो हमें 2 ट्रायोजेस मिल गई। एक ट्रायोजेस एक दूसरे की आइसोमर थी, एक ट्रायोजेस डेप था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था और दूसरा ट्रायोज था फास्फोग्लिसरल्डिहाइड थी। और बाद में जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये भी कन्वर्ट हो गया 1 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, तो हमारे पास कितने फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गए, 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडेटिव फेज से पास होगा, प्रोसेस होगा, और जिसके नतीजे में हमें ATP भी मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में तो ऑक्सीडेटिव फेज में प्रिपरेटिव फेज का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोसेस होगा जी। वो वाई दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज, बिकॉज इसी दौरान रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होती है into phosphoglyceric acid में। So during this phase phosphoglyceraldehyde is oxidized. Oxidized means removal of hydrogen या aldehyde transform into phosphoglyceric acid. So the first step of oxidation phase is oxidation. The first step of oxidative phase is dehydrogenation. क्या है, हाइड्रोजनेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन जी। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन ज़ाया नहीं होगा, इस हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन पिकअप के लिए NAD आएगा और बनाएगा NADH। बाद में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो बाद में 1 NADH हमें 3 ATP थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए हमें दे सकते हैं। सो ऑक्सीडेटिव फेज के पहला स्टेप में हमने डिहाइड्रोजनेशन की है, हाइड्रोजन रिमूव होगा। और याद रखिए जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, एसिडिक ग्रुप पे, तो ही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड में। और याद रखिए हाइड्रोजन जाने के बाद जी, हाइड्रोजन जाने के बाद फास्फेट भी ऐड होते हैं। ये वो वाहिद फास्फेट है कि वो ATP से नहीं आती, ये स्टोर साइटोप्लाज्म फास्फेट है। और मुझे बता दो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, शाबाश बेटा, कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट अटैच है। अब डिहाइड्रोजनेशन के दौरान हाइड्रोजन भी निकल गया और साथ साथ फास्फेट भी ऐड हो गया, तो मुझे बता दो पहले से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में एक फास्फेट तक कार्बन नंबर 3 पे डिहाइड्रोजनेशन के दौरान एक और फास्फेट भी जी दाखिल हो गया,
तो ही पासफोग्लिसरिक एसिड को हम फिर कहेंगे बिस पासफोग्लिसरिक एसिड में। सो दो पासपेट आ गए, एक पहले से कार्बन नंबर तड़ पे था और डिहाइड्रोजनेशन के दौरान जो स्टोर पासपेट अटैच हो गया ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो गया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बिस पासफोग्लिसरिक एसिड। ये क्यों पासपेट अटैच हो गया? टू प्रमोट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बाद में वो हमारे लिए एटीपी तैयार करेगा जी, बाद में वो हमारे लिए एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप फिर फर्दर जो स्टेप है वो डीप फास्फोराइलेशन है, रिमूवल ऑफ फास्फेट कार्बन नंबर। इस फास्फेट के लिए एडीपी आएगा जिसके नतीजे में क्या बनते हैं? एटीपी। और when the phosphate provided by our substrate or a compound, इस ATP synthesis को हम एक नाम देते हैं substrate level phosphorylation. When the ATP during synthesis of ATP the phosphate provided to the ADP, so ये फास्फेट जब सबस्ट्रेट से आते हैं फिर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट क्या था? बिस पासफोग्लिसरिक एसिड था ना, इसने हमें फास्फेट दे दिया, ये सबस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा था, तो इसलिए इस एटीपी सिंथेसिस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। हाँ शाबाश, एक फास्फेट तो निकल गया कार्बन नंबर 1 से, बाद में पासफोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा जी पासफोग्लिसरिक एसिड में। क्यों? एक फास्फेट अभी भी बाकी है कार्बन नंबर तड़ पे, और फिर भी मेरा नज़र इस फास्फेट पे है कि कब वो निकलेगा और हमारे लिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बनाएगा। लेकिन ये फास्फेट निकलना बहुत मुश्किल है, इसको हम जी शिफ्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है शिफ्टिंग जी, फ्रॉम कार्बन नंबर थर्ड से टू कार्बन नंबर 2 से जी 1 2 3 ये पासफोग्लिसरिक एसिड है। शिफ्टिंग के दौरान एक एंजाइम के ज़रिए शिफ्ट होते हैं, रीअरेंज होते हैं, ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच होते हैं। क्यों हमने फास्फेट को कार्बन नंबर 3 से शिफ्ट किया कार्बन नंबर 2 पे? इसलिए कि बाद में वो वाटर को आसानी से रिलीज़ करेगा जी। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डिहाइड्रेशन। क्या? डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम पासफोग्लिसरिक एसिड। सो जैसे ही कार्बन नंबर 3 से फास्फेट शिफ्ट हो कार्बन नंबर 2 पे, तो एक कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरी तरफ से कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, तो वाटर बनाएगा ना, सो वाटर रिमूव हो जाएगा। वो कौन सा स्टेप है जिसमें वाटर रिमूव होती है? सो द सेकंड लास्ट स्टेप ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जी, वाटर रिमूव होते हैं और वाटर जाने के बाद ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ पासफोग्लिसरिक एसिड को हम कहते हैं फास्फोइनोल पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट जी। फास्फोइनोल पाइरुवेट इज द सेकंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? सेकंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और इस फास्फोइनोल पाइरुवेट ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट है, मेरा नज़र फिर भी फास्फेट पे है जी। इसके बाद फास्फोइनोल पाइरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट है जी। फर्दर फास्फोइनोल पाइरुवेट से फास्फेट रिमूव होती है। क्या होते हैं? फास्फेट। ये फास्फेट ज़ाया नहीं होगा, इसके लिए एडीपी आएगा। व्हेन एडीपी पिक द वन फास्फेट, सो एज अ रिजल्ट इट कन्वर्ट इनटू एटीपी। और ये एटीपी भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, क्योंकि ये फास्फेट सबस्ट्रेट या कंपाउंड से आते हैं जी। व्हेन द फास्फोइनोल पाइरुवेट remove one phosphate dephosphorylize, so it become pyruvic acid. How many pyruvic acid? शाबाश, हमारे प्रिपरेटिव पेज में 2 पागल हमें मिली थी, 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ऑक्सीडेटिव पेज में 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गई जी, 2 पेज फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गई। फिर इसके बाद ये
2 पास्फोइनोल पायरुवेट बन गई, 2 पास्फोइनोल पायरुवेट से 2 फास्फेट निकल गई, 2 एटीपी बन गई, सो 2 पायरुविक एसिड बन गई। सो एक ऐसा पाथवे जिसके इन प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है अलॉन्ग विद एटीपी है, सो इस पाथवे को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो साथ साथ अगर हम हिसाब किताब करेंगे, हमें हमारे पास क्या मिले हैं इन प्रोडक्ट जो है, इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इस पायरुवेट्स या पायरुविक एसिड है अलॉन्ग विथ हाउ मेनी एटीपी, 4 एटीपी। कितने एटीपी हमने जनरेट किया ऑक्सीडेटिव फेज में, 2 एटीपी इधर और 2 एटीपी, 2 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है तो लाजमन बात है कि 2 एटीपी इधर और 2 एटीपी, 4 एटीपी। इन्वेस्ट हमने कितनी की है प्रिपरेटिव फेज में, 2 एटीपी, सो 4 माइनस 2 एटीपी, तो नीड गेन, हाउ much need gain ATP during glycolysis, so there is the 2 need gain ATP are produced। so हमारे पास ये 2 ATP और साथ साथ पायरुविक एसिड, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, ये मजीद प्रोसेस होगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए के ज़रिए, और वो मेनी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाएगा।